बड़े बड़े हाँ बस 100-150 सर्वप्रथम भगवानों के भगवान और सृष्टि रचता हमारे महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए महाराजा गुरुराज निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए गुरुओं के गुरु इस सृष्टि के प्रथम गुरु काल बाबा धीवर जी के चरणों में नमन करते हुए वीरांगना बहन फुलन देवी जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद गॉडफादर ऑफ फिशरमैन उनको नमन करते हुए और मंच पर बैठे सभी मंचासीन नेतागण भाइयों और बहनों मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ बातें यहाँ आपको आज बताने आया हूँ और वो बातें आपको बड़े ध्यान पूर्वक सुननी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो ताली बजाना और अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि लगभग 70 साल आज़ादी को हो गए और इन 70 सालों में लगभग सभी पार्टियों ने हमें फुटबॉल की तरह दौड़ाया है। उसने कभी लात मारी उस पाड़े में चले गए, उसने लात मारी उस पाड़े में चले गए। हर पार्टी ने हमें फुटबॉल बना कर रखा और हम जिस पाले में भी गए वही पार्टी सत्ता में रही और वे पार्टी सत्ता में रही तो उन्होंने अपने अपने समाज का भविष्य लिख दिया, उन्होंने अपने समाज का संविधान लिख दिया, लेकिन हमारा संविधान लिखने वाला कोई नहीं था। हमें तलाश थी बहुत सालों से, लगभग वही 40 साल समाज सेवा में और राजनीति में हो गए। हम भी तलाश रहे थे कि कोई ऐसा नौजवान सिपाही आएगा या कोई मसीहा आएगा और इस समाज में एक ऐसी जागरण पैदा करके इस समाज के लिए एक मजबूती पैदा करेगा। तो आप भी डाल दो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में आप तो वही रहो हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी डाल लो। हाँ फिर हमें बताओ, हमारे बीच में है, 1-2 रजिस्ट्री कराएंगे और वो हमारे बीच में है। भाई मेरी थोड़ी आवाज गड़बड़ है गले में, थोड़ा ठीक रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज्यादा देर नहीं बोल पाऊंगा फिर उसके बाद। हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पूर्वांचल की धरा से उठे हैं और 13 जनवरी 1913 को वो 2013 में उन्होंने बिगिल महाराजा निषाद राज जी के महल से बजाया था और आंदोलन छेड़ा था हमारे लिए। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये कश्यप का हो चाहे निषाद का हो, चाहे धीवर का हो, चाहे कार का हो, चाहे महार का हो, ये हम सब एक ही पिता की संतान है। कश्यप निषाद एक सरनेम है क्योंकि हमें 578 नामों से बांट दिया गया हम लोग। और बटे क्यों थे? क्योंकि हमने मुगलों के खिलाफ भी हमने युद्ध किया है और अंग्रेजों के खिलाफ भी किया। और अंग्रेजी राज में तो यहां तक हुआ कि हमारे समाज को देश निकाला दे दिया गया था और ये लिख दिया गया था कि जन्मजात अपराधी हैं, ये जन्मजात चोर हैं और ये जहां भी मिले इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, इनको फांसी लगा दी जाए। सती चौरा घाट पे मैं गया था कानपुर में, हमारे समाज के जो केवट मल्ला समाज के लोग थे जिन्होंने 3000 अंग्रेजों को गंगा में डुबो कर मारा था, उनको खुलेआम फांसी दी गई थी। वो पीपल का पेड़ आज भी है वहां पर। 157 महिला ने उसका बदला लेने के लिए ठाना और अंग्रेजों की पत्नियों को वहां उनके अंदर घुस के मारा और उन 157 महिलाओं ने सती चौरा घाट पर अपने आप को आहुति दे दी और सती हो गई। हमारा समाज बलिदानी रहा है, क्रांतिकारी रहा है और इस देश की आजादी में और देश की संस्कृति को बनाने में ये हमारा समाज है जिन्हें आज तक जीवित रखा है। ये निषाद का समाज ही एक ऐसी संस्कृति है तो जहां से ये संस्कृति रची गई है वहां से लेकर आज तक सिर्फ यही संस्कृति चली आ रही है। इस देश का नाम निषाद देश था।
लेकिन बाहर से लोग आते गए, कभी आर्य देश हुआ, कभी द्रविड़ आए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, लेकिन हमारे समाज ने कभी हिम्मत नहीं हारी। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हमारा समाज हिम्मत नहीं हारता है, न डरता है, न पीछे हटता है। जब चलता है तो सामने वाला पीछे हट जाता है। लेकिन कमी क्या थी कि हमारे ऊपर वो एक्ट जो लगा हुआ था, देश आजाद 1947 में हुआ, लेकिन हमारे पर जो एक्ट नहीं हटाया गया था, 1952 में आकर के वो एक्ट हटा। उससे पहले देश की सत्ता में उन समाजों के लोग पहुंच चुके थे और हमारे लोग अनपढ़ रहने के कारण वो वहां तक नहीं आए थे। संविधान की पहली सभा में नहीं बैठे थे, विधानसभा की पहली सभा में नहीं बैठे थे, तो उन्हें पता ही था कि हमारी समस्या समाधान कौन करेगा। वकील साहब बड़ा दुर्भाग्य था उस टाइम का। वो अगर हमारा व्यक्ति भी वहां बैठा होता उस दिन और संविधान सभा में बैठकर संविधान में देख रहा होता, तो आज 70 साल हमें नहीं लगते। हम 70 साल नहीं, 70 साल पहले हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। अरे जो हमसे लगभग 25% पीछे था जो समाज, आज वो हमसे 25% आगे जा चुका और हम 25% पीछे जा चुके। सिर्फ 4 समाज ऐसे थे जो अग्रणी थे। स्वर्ण जाति के लोग थे, बनिए थे, और तीसरा कहार था, जो कहार धीवर कश्यप आज कह रहे हो आप लोग। इन चारों की पूछ थी पूरे भारतवर्ष में। लेकिन आज आप देखोगे कि हमारा समाज किसी गिनती में नहीं है। आज कहीं जाकर देखो नहीं था। हमारे समाज के कुछ नेता भिन्न पार्टियों बने, लेकिन वे नेता तो नहीं कर पाए समाज का। वो सिर्फ उन पार्टियों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके लिए वोट इकट्ठी कर रहे थे। सिर्फ उनको यूज किया जा रहा था हमारे समाज के लिए, और उनको बताया जा रहा था कि आपको ये विधायक बनाया जाएगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा, आपको दर्जा मंत्री बनाया जाएगा। वो सिर्फ हमारे समाज को गुमराह करने के लिए इस समाज की वोट इकट्ठा करते थे, और वो एक व्यक्ति विधायक एमपी बन जाता था। और विधायक एमपी बनने के बाद उसके पास कोई पावर नहीं होती थी, वो कोई कलम नहीं चला सकता था, कोई ऐसा विकास कार्य भी नहीं कर सकता था जो आप लोगों के काम आए। लेकिन अब वो समय आ गया, अब वो समय आ गया है कि बजट आप बनाओगे, और जब बजट आप बनाने वाले हो जाओगे तो ताकत नहीं है कि आपका भविष्य अच्छा होगा या नहीं होगा। बजट क्या होता है, मैं जो पुराने लोग हैं तो जानते हैं। बजट जब घर का बनाते हो ना, साल का, महीने का, कि आपके ये राशन आना, आपके ये राशन आना बनाते हो ना, कि महीने का खर्चा इतना होगा, वही बजट है, देश का बजट बनता है। कि आपके इतने करोड़ रुपया या इतने अरब रुपया खर्चा करना है इन 5 सालों में, और इस जनता से कैसे लूट करके हम इस तिजोरी में खड़ा करें और तब वहां तक पहुंचे। और ये पार्टियां सारी बजट अपने लिए बना रही है, आप लोगों के लिए बजट नहीं बना रही, सिर्फ आप लोगों को खींचने के लिए बजट बना रही है। किस प्रकार लिया जाए, किस किस पे टैक्स लगाया जाए, टैक्स पर टैक्स कैसे लगाया जाए, चलने पे भी टैक्स लगने लगा। आप एक गाड़ी ले लो, टैक्स से जाता पहले ही, फिर उसका टोल टैक्स, फिर टैक्स, फिर टैक्स, फिर चालान लेते रहते हैं आपसे। जितने गाड़ी नहीं जितने को चलाना टैक्स ले लेते। लेकिन जब आप लोग खुद टैक्स बजट बनाने वाले बन जाओगे, और जिस समाज के नेताओं ने बजट बनाया है उस समाज का भला होगा। थोड़ी आवाज खोल दो भाई, थोड़ी आवाज खोल लो, जोर लगाना पड़ रहा है मुझे। तो टैक्स बनाने वाले आप लोग बनोगे अब। और वो कैसे बनाया है कि आपने देखा होगा, जब कांग्रेस बनाती गई बजट तो फायदा किनका हुआ। जब अखिलेश मुलायम सिंह की सरकार बनी तो बजट बनाया, और बजट किसका फायदा हुआ, उसका उस समाज के लिए बजट का फायदा हुआ कि जिस समाज को आप कभी ग्वालिया बोलते थे, अहीर बोलते थे, आज यादव जी हो गए, यादव जी। आज प्रदेश में जाओगे तो हर रोड पे होटल लिखा होगा यादव जी, बस पे यादव जी, कारों पे यादव जी, थाने में जाओगे 25% यादव जी, कार्यालय में किसी ऑफिस में जाओगे यादव जी।
पुलिस में जाओगे यादव जी, फौज में जाओगे तो यादव जी। तो किसके लिए बना? आप उन लोगों ने जब सरकार बनाई तो फायदा किस समाज का हुआ? उस समाज का हुआ या नहीं हुआ? और जब सरकार मायावती जी की बनी, उनकी सिर्फ 6% की पोलिंग है, जिसे बोलते 21% की पोलिंग है हमारी। 66 जातियों को मिला करके 21% की पोलिंग बनती है, और जिसमें आपकी स्वयं की खुद की अपनी पोलिंग 18% की है। अरे वो 6% वाला सरकार बना गया, हल्ला मचा करके आपको साथ लेकर के, और उन्होंने अपने लिए बजट बना लिया। आज देखो 66,000 का वोट करंट लगता है, आज लगता है या नहीं लगता? आज का समाज शिक्षित भी है, उसका समाज नौकरी में भी है, कोई कार्यालय ऐसा नहीं, कोई थाना ऐसा नहीं है कि जहां उनके लोग ना बैठे हो। और आपके सब निषाद समाज के लोग, आप तहसील में जाओगे तो एक नहीं मिलेगा, थाने में जाओगे ढूंढते मर जाओगे, नहीं मिलेगा। अगर कोई एक आध है भी तो बेचारा नाम छुपा कर चुप पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो एकला है, उसका कोई रहनुमा नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वे 20 बैठे हैं, वो एकला बैठा है। ये कारण क्या था? कि राजनीतिक बुद्धि ना पैदा करना। हम घरों में बैठ के, पंचायत में बैठ के बहुत राजनीति करते हैं। मैं इस क्षेत्र में लगभग 1988 से घूम रहा हूं। पुराने लोग अगर कोई हो जानते भी होंगे। एक रठौड़ा गांव का मनोज का शब्द है कि मैं था इन गांवों में पैदल पैदल घूमते थे, पैदल पैदल घूमकर खूब जगाने की कोशिश करी, लेकिन हलालपुर वाले छपरले में जब 2 बजे भरने का काम आया और राहुल गांधी के हम ले जाना था, उन्होंने बुलाया था, तो सिर्फ एक मुकंदपुर गांव वाले किसी का हुक्का पानी हजारों साल पहले गिर गया होगा, उन्हें दम मार लिया, हुक्का फोड़ दिया, 1 बस के लोग तो भाग गए। इतना बुरा हाल है हमारा, इससे बाहर निकलना होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों को कि 1-2 ड्रम रखे थे और एक ड्रम में मेंढक भर रखे थे, एक में भर रखे थे केकड़े। तो एक हमसे साथ में निकला जा रहा था, कहने लगा कि जो मेंढक वाला था वो ढक्कन लगा रखा था और जो केकड़े वाला था वो खुला छोड़ रखा था। कहने लगा भाई एक बात तो बताओ, अशोक जैसे भाई ने कर रखा था वो काम। तो कहने लगा भाई एक बात तो बताइए, मेंढक तने बंद करके जो शरीफ आदमी है और जो खतरनाक है उन्हें तने खुला छोड़ रखा, ये कारण क्या है? कहने लगा ये शरीफ जो है, अगर ढक्कन खोल दिया तो कूद कूद कर सारे आजाद हो जाएंगे, एक नहीं मिलेगा अंदर, तल में से कूद के बाहर निकल जाएगा। और ये जो है बिच्छू खतरनाक, अगर इनको मैंने ढक दिया तो खतरनाक है, खुला रखवा दे खतरनाक नहीं है। आपस में ही फंस का मतलब, क्योंकि ये एक दूसरे को बाहर निकलने नहीं देंगे, कभी निकलने नहीं देंगे। ये जब भी कोई पूछेगा कहां पर नीचे खींच लेंगे, वो स्थिति हमारे समाज की है। और जब भी कोई, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, एक बात है, एक कड़वा शब्द बोलना चाहता हूं। क्या डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो जब पूरन सिंह खड़ा हो, कुछ लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी राजनीति ना चल पाए, ये समाज की सेवा ना कर सके, कारण कि उनकी दुकानें बंद हमने कर दी है। क्योंकि न पूरन सिंह खाता है न खाने देता है, न पूरन सिंह चंदा लेता है न चंदा देने देता है। और आज तो स्थिति है, कानपुर सुनो, मेरा लाइव चल रहा है, उन गद्दारों को मैं आह्वान करता हूं, छुरा कमर में ना घोपे, अगर ताकत है तो छाती में आके मारने की कोशिश करें। क्योंकि आज को उस स्थिति में हूं, आज के सामने खड़ा हूं कि मेरा घर बिगाड़ने में पूरे जान लगा दी उन लोगों ने, पीछे डाला भी था मैंने कि भांडा फोड़ करूंगा, लेकिन वे कामयाब हो गए। लेकिन फिर भी मैं अड़ रहा हूं आज, और जब तक मैं उनको अंदर तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी मौत भी क्यों ना जाए। और आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं आपसे मैं, कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप चाहते हो कि यहां राज आपका हो, पूर्वांचल खड़ा हो चुका है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और पश्चिमांचल आपका है। आप 2024 आ रहा है और हमारे मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से मेरी बात
हुई है, कल भी परसों बात हुई है, पहले मेरी बैठक हो चुकी है। और सुन लो सभी कार्यकर्ता कान सुनकर, अगर आप राजा बनना चाहते हो और आपको कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको बूथ कमेटियां गठन करनी पड़ेगी। और ये भाई फिर बता रहा हूं, जब मैंने पहले 22 में बताया था कि 10 विधानसभा पश्चिम में आ रही थी, और आज फिर बता रहा हूं कि 3 लोकसभा पश्चिम में आ रही है। अगर ले सको तो ले लो, और ना ले पाए तो 70 साल और जीते रहना, कुछ नहीं होने वाला आपका। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, खाली पदों को लिखने का फायदा नहीं होगा। मेरे राज्य सचिव पद लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा कि जब विधानसभा और लोकसभा में आप अपने लोगों को भेज दोगे और क्षेत्र से डंका उठा दोगे। निषाद पार्टी का उम्मीदवार जीत के गया है। आज आप बोलते हो ना कि 11 विधायक निषाद पार्टी के, आप बोलते हो ना एक सांसद निषाद पार्टी का है, आप बोलते हो ना कि कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी का है, लेकिन जिस क्षेत्र के वे हैं वहां के अधिकारी सिर्फ टोपी झंडा देख करके पेशाब कर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बैठे हुए हैं, हर जिले में एक बैठा हुआ है, वो क्षमता कलम की उनके पास है। तो आपको भी कलम की क्षमता बनानी पड़ेगी। और ये वादा है मेरा कि 3 लोकसभा पश्चिम में आ रही हैं अब, एक सहारनपुर मंडल में प्रदीप जी, एक मेरठ मंडल में, और एक आ रही मुरादाबाद मंडल में। बरेली मंडल के लिए बात चल रही है अभी। और बाकी जो लोकसभा है वे पूर्वांचल मध्यांचल में जाएंगी। उम्मीदवार आपका सिर्फ भोजन बड़ी थाली होगी, ये भूल जाओ। उम्मीदवार वो होगा कि जिसमें लड़ने की बल और भावबल दोनों होंगे, और सामाजिक कार्य करने के लिए भी आतुर रहेगा। उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए। तो इसलिए अगर जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है और वो पद पे है तो स्वेच्छा से बता दे कि मैं भाई काम नहीं कर सकता। हम उसको सम्मान्य पद दे करके बिठा सकते हैं, आराम से काम कर भाई, तू भी आ जाया कर। लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को पद मुक्त ऑटोमेटिक समझ ले। ये भ्रम में ना रहे कि मुझे कोई छेड़ नहीं सकता, मुझे कोई हटा नहीं सकता। आज का कम्युनिकेशन बड़ा तेज चल रहा है, लेटर वहां से निकलता है लेकिन लेटर नीचे से बन के जाता है। आप देख रहे हो 75 विधान जिलों का गठन हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। अभी आपके मंडलों का भी होना है, और विधानसभाएं खत्म कर दी गई है, ब्लॉक स्तर पे होगा। अब ब्लॉक अध्यक्ष होगी, ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा का बाद में होगा। ब्लॉकों को बनाओ और हर गांव में बूथ कमेटियां स्थापित कर दो, और ईमानदारी की करो। वो वाली मत करो कि वो मेरे रिश्तेदार है, उसकी नाम मैं डाल तो भेज दूंगा। पिछली बार ये धोखा हुआ है कि हर विधानसभा से जो कार्यकर्ता को लिस्ट लेकर के गए थे हम लोग, अध्यक्ष जी भी थे, हम भी थे, प्रवीण जी भी थे, इतना मोटा गट्ठा था। और अमित शाह जी नड्डा जी के जब जमा करा गया और उन्होंने जब लगा दिया लैंड में वहां IT सेल के, और उन लोगों ने फोन करना शुरू करा कि आप किस पार्टी से समझ सकते हो, क्या लगे तो हम तो जानते नहीं हम किस पार्टी के। क्या आप निषाद पार्टी जानते हो? ना जी मैंने पता निषाद पार्टी कौन सी होती है। बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ी बेइज्जती। तब मैंने अध्यक्ष जी से बोला कि अध्यक्ष जी जो मिल रहा है पूर्वांचल ले ला करके लड़ जाओ, देखा जाएगा जो होगा। ये पश्चिम वाले तो भैया वही काम करके दिखाएंगे। फिर कागजी खाए बैठे, रात में लिखते और दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। और एक सूचना और बता दूं आपको मैं, अब 4 दिन का दौरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी मंत्री जी आने वाले हैं। कब फोन आ जाए रात को, ये सभी जिलाध्यक्ष तैयार रहें, चाहे मेरठ मंडल के हो, चाहे सहारनपुर मंडल के हो, और चाहे मुरादाबाद मंडल के हो। अध्यक्ष जी अब देखना चाहते हैं कि अचानक में कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो सुबह फोन किया जाए और 4 घंटे में कितने लोग कहां इकट्ठे हो सकते हैं। पार्टी तभी समझो
कि जब फोन किया जाए कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को, वो तुरंत उठे और उस स्थान पे मीटिंग रखी वहां तुरंत पहुंच जाए। आपने देखा होगा सभा की मीटिंग होती है, 8 दिन पहले नहीं होती उनकी शुरू, शाम को फोन होते हैं, सुबह मीटिंग हो जाती है। भाजपा की मीटिंग आपने देखी होगी कि 3 घंटे पहले फोन होता है कार्यकर्ताओं और तुरंत सब अपनी मोटरसाइकिल बाइक तो उठा करके तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार निषाद पार्टी कार्यकर्ता भी इतना सक्षम और ठोस होना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा वास्तव में ये निषाद पार्टी कार्यकर्ता है कि जब उसको फोन किया जाए जिलाध्यक्ष द्वारा या महासचिव के द्वारा, वो तुरंत उसको एक्सेप्ट करे या व्हाट्सएप पे डाल दिया जाए, तब तुरंत करे और उस स्थान तक पहुंच जाए। एक जिले में अगर 50 कार्यकर्ता भी ठोस रहेंगे तो 50 को ही जिम्मेवारी दी जाएगी, ध्यान कर लो। अध्यक्ष जी यहां तक कह रहे मेरे पूरन सिंह, सुन लो बात मेरी, मुझे 5000 लोग फील्ड चाहिए, 20 आदमी बैठे हो मेरे सामने, मैं 20 को कैडर देकर जाऊंगा, लेकिन 20 आदमी ठोस चाहिए, ठोस। तुम्हारा पश्चिम उस स्थिति में नजर नहीं आ रहा है, कार्यकर्ता की लिस्ट लंबी है, पद लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब उनको कहीं बुलाया जाता है तो वहां नजर नहीं आते। चाहे वो स्टेट का प्रोग्राम हो, चाहे वो जिले का प्रोग्राम हो। और आजकल में जब मर्जी फोन आ सकता है आप लोगों को, अध्यक्ष जी तैयार है ना, जब मर्जी फोन आ सकता है। राजीव जी आपके खेकड़ा तैयारी कर लो अपनी, कैबिनेट मंत्री जी आ रहे हैं और समाज को सम्मान बढ़ाना अगर है और तामझाम दिखाना है लोगों को, तब तामझाम भी दिखाई देगा। 4 गाड़ी आगे होंगी सिक्योरिटी की, 4 आगे पीछे होंगी और एचएम तहसीलदार डीएम पीएम खड़े होंगे रोड पे, सीओपीओ वहीं खड़े होंगे सारे। अब दिखाने का समय आ गया आपको कि हम भी कमजोर नहीं है और हमारा नेता भी कमजोर नहीं है, काफिला भी होता है और सिक्योरिटी भी होती है और अधिकारियों की कैसी तयबाजारी होती है वो भी आप लोग दिखा दो। लेकिन आपको तैयार रहना होगा। उन लोगों ने, दूसरे समाज के लोग यही काम तो करते हैं, अपने समाज के मंत्री बुलाते हैं और लंबा टे डीएम भी ले, एचएम भी ले, दरोगा भी ले, एसएचओ भी ले, चौकी इंचार्ज भी ले, वो पागलों की तरह फिर आगे पीछे दौड़ रहे। अरे जब आगे पीछे दौड़ोगे तभी तुम्हारा सम्मान होगा, तभी तुम्हारे फोन की वैल्यू बनेगी और तभी तो तुम्हारी नाम की वैल्यू बनेगी। तो वैल्यू बनाने के लिए मंत्री जी को बार बार बुलाओ, क्षेत्रों में, हर विधानसभा के इलाके में बुलाओ और फिर तो अपनी फोन की वैल्यू कि जब आप फोन करोगे ना तो आपका नंबर एडवांस में बुक होगा, वहां पहले उसके मोबाइल में रखा होगा, सर कर रहा होगा। तो आपको ये काम करने होंगे, लेकिन जिम्मेवारी ले लो। अध्यक्ष जी सुन लो, जो पदाधिकारी जिले के हैं सभी लोग सुन लो, एक विधानसभा उनको प्रभारी सह प्रभारी बना दो ब्लॉक का, और वो उस ब्लॉक की रिपोर्ट 1 हफ्ते में देंगे। जितनी रिपोर्ट भी आए 10 गांव की आए, 10 गांव की बहुत होगी, 1 हफ्ते का टाइम फिर दे दो, 10 गांव की रिपोर्ट फिर दे देवे। हर जो जिले के पदाधिकारी सभी हैं वो हर ब्लॉक के 3 बनाओ, 4 बनाओ, प्रभारी सह प्रभारी, ठीक है, उनको बनाओ और उन विधानसभाओं को उन्हें दे दो ब्लॉक को। वे सिर्फ उस ब्लॉक को ही देखेंगे, दूसरे ब्लॉक को नहीं देखेंगे। और जब जिले की बैठक महीने में करना शुरू कर दो, वे महीने की बैठक में आएंगे और वो अपनी कार्रवाई को बताएंगे। क्योंकि हमारे पास समय भी है थोड़ा सा, 24 में चुनाव है, टारगेट आज से बना लो। अगर टारगेट अभी से बना लिया तो ताकत नहीं कि आपका टिकट कोई काट दे, क्योंकि क्षमता दिखानी पड़ेगी और क्षमता दिखाने के लिए काम भी करना पड़ेगा। और जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको 10 गांव की जिम्मेदारी दो, 20 गांव की जिम्मेदारी दो। एक ब्लॉक में कितने गांव होंगे? 50-60 गांव, 70 गांव, 100 गांव होंगे। और 100 गांव में से मेरे ख्याल से 60-70 गांव ऐसे होंगे जिसमें हमारा समाज रहता होगा, कुछ में कम रहते होंगे। तो क्या 3 आदमी मिलके 1 महीने में उन 70 गांवों को कवर नहीं कर सकते? क्या बैठ करके पंचायत के रूप में बैठ करके उनको समझा नहीं सकते? और मेरी आवश्यकता जहां भी पड़ती हो मुझे आप याद कर लो,
मैं आऊंगा आपके लिए। हमारा अध्यक्ष जी का आने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप लोगों को ये लगे कि भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आदमी, आप किसी को बताते हो कि राष्ट्रीय सचिव साहब आ रहे, आप नार लगा रहे थे ना। अरे हैं तो हम भी आपके जैसे हैं, अध्यक्ष जी भी आपके जैसे ही हैं, लेकिन दूसरे को बताने में अच्छा लगता है कि फला आदमी आ रही जी, आपको आना पड़ेगा। तुम कहोगे जी मेरे लिए आओ, तो कहेगा ना तेरे लिए तो तू तो रोजगार हमारा आदमी है। मैं कुछ बातें वो बता रहा हूं जो बहुत गहराई की। आप अपने को राजा बनाना नहीं चाहते, दूसरे को राजा बनाना चाहते हो। अगर दूसरे समाज के कोई नेता हो तो आप उनके जूते चप्पल ठाने तैयार रहते हो, पानी भरने तैयार रहते हो, और अपने समाज का अगर कोई बच्चा चल रहा हो तो पानी उठाना और चप्पल ठाना दूर की बात है, चप्पल मारने के लिए दौड़ते हो। अरे इन बच्चों को जो आपके गांव में जा रहे हैं, 10 रुपए भी अगर 10 रुपए भी दो आप उनको, और 50 लोग मिलकर के 10 रुपए कर ले, कितने हो गए? कितने हो गए? 500 रुपए हो गए। और 500 रुपए पेट्रोल जब गाड़ी में गिर जाएगा उसकी, तो 10 गांव फिर भगलेगा। क्या आप इतना नहीं कर सकते? आप लोगों दूसरों को बहुत दिया है। बैठे बुजुर्ग लोग बैठे हुए, जयपाल कश्यप जी आया करते थे तो भाग भाग के गाड़ी में पुटले बांध के फेंक दिया करते थे। नोटों की चूड़ी, औरतें अपनी चूड़ियां फेंक दिया करती थी गाड़ी में। उनका तो महल बन गया, बताइए मैं। और तुम्हारा क्या बना? तुम्हारा क्या बना? और योजनाओं का फायदा लो, योजनाओं का फायदा भी आप नहीं ले रहे। अभी योजना और लागू कर दी गई है राजीव जी, मछुआरा आवास लागू कर दिया गया है। अब जिनके मकान कच्चे हैं या जिनकी कड़ी टूट रही है, अब उनके फार्म भरो। लेकिन एक शर्त मैं आपसे जरूर लेता हूं, कोई भी गरीब आदमी से 1 रुपया नहीं लेगा। कुछ क्षेत्रों में देखा है कि लोगों ने वो कहाँ है? एक फार्म भरवाने के लिए 100 रुपए 200 रुपए, कितनी कमीनेगिरी काम करने की कोशिश करी है। अरे पहले उसका फार्म तो पास करा दो, उसका फार्म पास हो जाएगा तो 1100 रुपए की मेंबरशिप काटना उस टाइम। क्या आप मेंबर बनो इसके पार्टी का, यहाँ लगाओ आप झंडा। बड़ी निमाड़ी थे, फोन आ लग मछुआरा आवास आपका आ चुका है, फार्म भरने शुरू हो गए हैं। पूर्वांचल में बहुत तेजी से भरे जा रहे हैं। जो आप पीछे फार्म मत्स्य वाले भरे गए थे, मैंने अध्यक्ष खूब शोर मचाया कि अपना फार्म भरना बंद करो भैया, किसी गरीब का फार्म भरवा दो। लेकिन लोग लग गए अपने फार्म भरने में। पहले मेरा तो भर जाए। हाँ, मेरा पेट तो भरा है। अरे उसका भी ना हुआ और उसका सामने वाला गरीब का भी ना हो पाया अपने चक्कर में। बस लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए तो हम बैठे हुए हैं ना। तुम्हारा फार्म तो जब मर्जी पास हो जाएगा, लेकिन उस गरीब का पास करा दो। अधिकारी जो बैठा हुआ है, हम जाएंगे ना उसकी बैठक लेने के लिए। ये इन्होंने 2 तलाक 30 बीघे के ले लिए, प्रांत अध्यक्ष जी ने 2 तलाक 30 बीघे के, लेकिन अपने लिए ले लेना, लेकिन 5-5 बीघे के 5 कम से 10 और दिलवा देते। सुनो मैं जो मैं कहता हूं सुनो, कारण कि जिसको भी बताएं कि भाई ये कारोबार करना है, ये व्यापार करना है, तो सीधा कहता हम तो मछली खाते ही नहीं है। अरे भैया मछली खाने को कौन कह रहा है? इसको व्यापार के रूप में ले जाओ ना, उसको व्यापार में ले जाओ ना। पूरा वर्ल्ड कर रहा है ना, ब्राह्मण ठाकुर जाट बनिए सभी लोग कर रहे हैं। जैन समाज कर रहा है मछली बनाने का काम, जो लहसुन प्याज से दूर रहता है। अरे 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, 3 बीघा जमीन अगर है, 1 बीघे जमीन के लिए भी 20 लाख का लोन है, अपनी बीवी के बहन के नाम पे ले लो। 60% सब्सिडी सीधी, 13 लाख का फायदा, सीधा 13 लाख का फायदा नहीं ले पा रहे। अरे लेने का तरीका क्या है कि अगर तुम 5 लोगों एक ग्रुप बना लो, अध्यक्ष ने बार बार बोला, लाइव भी अभी बोल रहे हैं, लाइव एक ग्रुप बनाओ 5 लोगों का। एक आदमी गरीबी फंस रहा उसे ले लो, वो कम से रखवाली तो करेगा। और 3 आदमी पैसे वाले हो तो अपना खर्चे के लिए जुगाड़ कर लो। अरे तो गरीब भी रख लो अपने साथ, तो वहीं पड़े रहेंगे तालाब पे। नहीं कर सकते। और 5 के ग्रुप बना करके एग्रीमेंट कर लो, और किसी एक महिला के नाम से आप वो योजना का लाभ ले लो।
और उसमें ना कीचड़ करना ना कुछ करना, 1 बीघे में तो खाली प्लांट लगाना, प्लांट वो भी बना बनाया आएगा, बना बनाया। और 3 बीघे 5 बीघे जमीन में अगर आप तालाब सिर्फ 2 फुट गड्ढा खोदना, सिर्फ 2 फुट गड्ढा, ज्यादा नहीं खोदना। और 2 फुट गड्ढे में अगर उंगल भर की मछली गिर देते हो तो 5 महीने में 1 किलो निकल कर आएगी बाहर। और 100 रुपए किलो भी अगर बिकती है ना, अगर 5,000 मछली निकाली कितने की होगी? 5,000 के पीछे 2 जीरो लगा दो वकील साहब, मेरा तो गणित ऐसे ही है। कितने हो गए? 5 लाख रुपए 5 महीने में 5 लाख रुपए। कौन सा आपका मिल है या कौन सी नौकरी है या कौन सा कोर्ट है जो 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए आपको देगा? अगर अच्छी लगता है इस बात पे, नहीं तो सोचो सो रहे हैं ना, खाम का बता रहा हूं। अरे किसी किराए पे ले लो, किसी भाई पे जमीन है, किसी भाई पे जमीन नहीं है, तो एक आदमी रखवाली कर सकता है, एक आदमी अपनी जमीन दे सकता है, दोनों पार्टनर हो जाओ। नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हो ना। गांव में तालाब है, उनके फार्म भरो, तालाब भी ले लो। अब वो उनकी तालाब भी ले ली लोगों ने, लेकिन उसमें पैसा मिल रहा है, यही पता नहीं पैसा कैसे मिल रहा। अरे सफाई का टेंडर छुटवा होगा, पैसा ले लो। मुख्यमंत्री योजना में आ रहा है, प्रधानमंत्री योजना में नहीं आ रहा है। सफाई के लिए खाली खबड़ खबड़ करवाना हो तो कुछ नहीं करवाना, खा जाओ 2-4 लाख रुपया। अरे तभी तो बढ़ोगे, ले बढ़ने के सोचना पड़ेगा ना, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अरे कोल्लू झोंकते झोंकते पूरा जीवन बीत गया मेरे भैया। और मैली खीर बनाई लोगों ने, मैं उस जमाने का पैदाश है मेरी, 65 की पैदाश है मेरी। ये कपड़े पहनने तो बहुत बाद में सीखा हूं मैं। पजामा अगर फटा हुआ था तो कुर्ता था ही नहीं कंधे पे, और हमारी माँ इतनी ठेके लगा देती फटे पे, और उसे फेर के उसे बड़े खुश रहे थे हम। अरे वहां से निकल कर यहाँ तक आए हो, वो दर्द हमने देखा है, तो भैया अपने जीते जी कुछ ऐसा कर चलो कि आने वाली पीढ़ी वो दिन ना देख पाए, आगे बढ़ के कदम बढ़ा के कोठी में जाकर जीत रहे। काम तो करो कम से कम, लेकिन काम करना पड़ेगा। हेलो बैठे दो